वंदे मातरम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ज्योति तेजी से पूरे देश में रोशन हो रही थी। अंग्रेजों के अत्याचारों के खिलाफ देश में विद्रोह की ज्वाला धधक रही थी। क्रांतिकारी देश को स्वतंत्र कराने के लिए मारने मरने पर आमादा थे। आए दिन उन्हें कठोर से कठोर दंड दिए जा रहे थे। ऐसे वातावरण में भारत की धरती पर 2 अक्टूबर 1904 में वाराणसी से 7 मील दूर मुगल सराय के एक साधारण शिक्षक शारदा प्रसाद श्रीवास्तव के घर एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। परिवारजन प्यार से नन्हे नाम से जिस बालक को पुकारते थे, वह मात्र 1.5 वर्ष की आयु में ही पिता के साय से वंचित हो गया। पिता का साया उठ जाने के बाद माता राम दुलारी अपनी दोनों पुत्रियों कैलाशी देवी और सुंदरी देवी के साथ नन्हे को अपने पिता के पास ले गईं। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ समय बाद नाना की मृत्यु भी हो गई। उसके बाद नन्हे के मौसा रघुनाथ प्रसाद ने उनकी सहायता की। तमाम परेशानियों और अभावों के बीच गरीबी से जूझते हुए नन्हे बड़े होकर लाल बहादुर शास्त्री के नाम से दुनिया में जाने जाएंगे, शायद किसी ने सोचा भी नहीं था। प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही प्राप्त की। उसके बाद हरीशचंद्र स्कूल से हाई स्कूल और फिर काशी विद्यापीठ से संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि प्राप्त की और तभी से लाल बहादुर श्रीवास्तव से लाल बहादुर शास्त्री नाम से जाने गए। बचपन में नंगे पांव नदी पार करके स्कूल तक पहुंचते थे। उनका विद्यार्थी जीवन किसी कठिन परीक्षा के समान था, लेकिन अत्यधिक निष्ठावान और कम्युनिस्ट स्वभाव के कारण वह सदा आगे प्रगति के पथ पर चलते गए। मात्र 11 वर्ष की आयु में ही विदेशी हुकूमत से आज़ादी की कहानी उन्होंने शुरू की। 16 वर्ष की आयु में पढ़ाई छोड़कर पूर्णतः क्रांतिकारी आंदोलनों में अहम भूमिका निभाते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने उल्लेखनीय भूमिका निभाई। 1928 में लाल बहादुर शास्त्री जी का विवाह ललिता शास्त्री के साथ हुआ। उनके 4 पुत्र हरिकृष्ण, अनिल, सुनील और अशोक व 2 पुत्रियां कुसुम और सुमन हुईं। राजनीतिक गतिविधियों में उन्हें परिवार का पूरा सहयोग मिलता रहा। उनके दिग्दर्शकों में मुख्य रूप से पुरुषोत्तम दास टंडन और पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। वे 1929 में टंडन जी के साथ भारत सेवा संघ के सचिव बने। द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया, तब गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, जिसे शास्त्री जी ने इलाहाबाद पहुंचकर बदल दिया, मरो नहीं मारो। इस नारे ने देश में प्रचंड रूप ले लिया। इसके बाद शास्त्री जी को गिरफ्तार कर लिया गया। स्वाधीनता संग्राम में वह कई बार जेल गए। स्वतंत्रता के बाद वह मंत्रिमंडल में रेल, वाणिज्य, परिवहन, उद्योग और गृह मंत्री जैसे अहम पदों पर रहते हुए देश की सेवा करते रहे। उन्होंने महिला कंडक्टर के पद की शुरुआत की और भीड़ पर काबू पाने के लिए डंडे की जगह पानी की बौछार की शुरुआत की। वह देश की खुशहाली के लिए सदैव प्रयत्नशील रहते थे। खास समस्या के समाधान के लिए एक दिन का व्रत करने का सुझाव देकर जनता में विश्वास बढ़ाया। वह युद्ध के समय अपने जवानों से मिलकर उनमें जोश बढ़ाते थे और अपने देशवासियों को प्यार और सहयोग का उदाहरण पेश करते थे। वह देश के हर वर्ग के साथ प्यार और अपनत्व की भावना स्थापित करने की कोशिश करते थे, ठीक उसी तरह जैसे एक परिवार में होती है। नेहरू जी के कार्यकाल में 1962 में चीन ने भारत से युद्ध शुरू कर दिया। भारत के पास उस समय आधुनिक हथियार न होने के कारण युद्ध जीतना असंभव हो गया। देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी के कारण लोगों में हताशा बढ़ती जा रही थी। उसी बीच नेहरू जी की मृत्यु भी हो गई। देश के सामने संकटों का पहाड़ जैसा खड़ा हो गया। ऐसे में देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए था
जो सभी विषम परिस्थितियों से देश को उबार सके और आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प और तत्परता से निराकरण कर सके। अपनी कार्यकुशलता के कारण लाल बहादुर शास्त्री की छवि मंत्रिमंडल में पहले से ही बहुत अच्छी थी। लिहाजा 11 जून 1964 को भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री के रूप में उन्हें चुन लिया गया। ऊपर से शांत दिखने वाले लाल बहादुर देश हित में निर्णय लेते समय चट्टान की तरह मजबूत थे। इसलिए 1965 में जब पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ा तो शास्त्री जी ने सेना के साथ ऐसा निर्णय लिया कि पाकिस्तान में हाहाकार मच गया। उसके 200 टैंक बर्बाद हो गए और 3800 सैनिक मारे गए। जब अमेरिका रूस ने युद्ध रोकने का आग्रह किया तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत का सम्मान करते हुए लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध रोकने की घोषणा कर दी। देश को सर्वोपरि स्थान पर रखने के लिए वह अपनी बात निडरता पूर्वक रखते थे। 1965 के युद्ध के बाद ताशकंद समझौते के समय उन्होंने पाकिस्तान की जो ज़मीन जीती थी उसे वापस करने से दृढ़तापूर्वक इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए हमारे विचार में शांति पूर्ण सह अस्तित्व में है और भारत सह अस्तित्व के सिद्धांत के लिए समर्पित है। उनके शब्द आज भी मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ की तरह हैं। दुर्भाग्य की बात है कि 11 जनवरी 1966 जब वह ताशकंद समझौते के लिए गए थे तो उसी रात को खाना खाने के बाद उनकी रहस्यमयी मृत्यु हो गई। कुछ लोगों का ये मानना है कि यह रहस्यमयी मृत्यु हार्ट अटैक के द्वारा हुई, लेकिन कुछ का मानना है कि उन्हें जहर दिया गया था, क्योंकि कुछ लोगों का ये कहना भी है कि उनके डॉक्टर के परिवार की मृत्यु भी रहस्यमय तरह से हो गई। हैरानी की बात तो यह है कि उनकी मृत्यु के बाद पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और ना ही पार्लियामेंट लाइब्रेरी में कोई रिकॉर्ड रखा गया। जब भी जनता ने सरकार से उनकी मृत्यु पर प्रश्न किया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का हवाला देकर शांत कर दिया गया या फिर संसदीय विशेष अधिकारों को ठेस पहुंचेगी यह कह दिया गया। इस तरह लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु भी सुभाष चंद्र बोस की तरह अनसुलझा रहस्य बनी हुई है। इसे देश का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि देश ने एक ऐसा प्रधानमंत्री खो दिया जिसकी पूर्ति असंभव है। एक सच्चे देशभक्त की आवाज राजनीतिक षड्यंत्र के कारण कहीं गुम हो गई, लेकिन भारत माँ के इस महान सपूत को देश कभी भूलेगा नहीं। वह इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि भारत के लोगों के दिलों में भी सदा सम्मानीय स्थान रखेंगे। उनके अमर वचन नारों के रूप में सदा गूंजते रहेंगे। जिन नैतिक मूल्यों को उन्होंने जिया और सिखाया वह हर काल में मूल्यवान है। वह निष्ठा, दृढ़ इच्छा शक्ति और सहिष्णुता के लिए सदैव जाने जाते रहेंगे। मानवता के कल्याण के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ उन्होंने देश की सेवा की। वह एक महान संप्रेषक और उत्कृष्ट वार्ताकार थे। असाधारण क्षमताओं के धनी प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री सदैव के लिए अमर हो चुके हैं और उनके आदर्श इस देश को सदा मार्गदर्शन रोशनी देते रहेंगे। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।